आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो दिमाग हिलाकर रख देगी। जिस शख्स पर पुलिस को शक होता, उसी की लाश पुलिस को मिल जाती। आज की कहानी 5 दोस्तों की ऐसी कहानी है जिसमें शक भी है, संबंध भी है, गुनाह भी है, सस्पेंस भी है और साथ में है अदालत का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने कानून की परिभाषा ही बदल दी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2017 में। मध्य प्रदेश में गुना नाम का एक शहर है। गुना शहर में ही 5 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे हनी दुबे, ऋतिक नामदेव, लोकेश लोढ़ा, संस्कार श्रीवास्तव और हेमंत मीना। सभी आसपास के मोहल्लों में रहने वाले थे। जात पात और अमीरी गरीबी से हटकर पांचों में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। इन 5 दोस्तों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा संस्कार श्रीवास्तव ही था। बाकी सब 10वीं तक बस पढ़े थे, फिर इन्होंने अलग अलग कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इन्हीं 5 दोस्तों में एक था हेमंत मीना। हेमंत के पिता का नाम अंतर सिंह मीना था और वो सिंचाई विभाग में एक ऑफिसर थे। हेमंत अपने घर का इकलौता बेटा था। उसके एक भाई और एक बहन की मृत्यु पहले ही हो गई थी। हेमंत 9वीं पास स्टूडेंट था क्योंकि फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। हेमंत ने एक दिन अपने पिता से बाइक लेने की जिद की। शुरुआत में उनके पिता ने मना किया, मगर जब उसने ये बोला कि बाइक के पेपर्स पक्के हैं तो बेटी की जिद को उन्होंने मान लिया और उसे सेकेंड हैंड बाइक लेने की इजाजत और पैसे दे दिए। 18 मई को हेमंत अपने एक दोस्त हनी दुबे के साथ 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने के लिए निकला, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। बेटे के घर वापस न लौटने पर हेमंत के पिता परेशान होने लगे। इसके बाद पिता हेमंत की तलाश में निकलते हैं और सभी दोस्तों से पूछताछ करते हैं। दोस्त भी हेमंत के पिता को एक जैसा ही जवाब देते हैं कि वो बाइक लेकर रात में ही वापस घर चला गया था। अब हेमंत के पिता को बेटे की फिक्र होने लगती है, लेकिन हेमंत का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। तब हेमंत के पिता पुलिस के पास पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाती और मामले को टाल देती है। पुलिस कहती है कि नई उम्र का लड़का है, 40,000 जेब में है और नई बाइक भी है। हो सकता है कहीं घूमने चला गया हो, जल्द ही वापस लौट आएगा। 18 मई की पूरी रात बीत जाती है, लेकिन हेमंत का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी 19 मई को हेमंत के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हैरानी की बात यह है कि यह कॉल हेमंत के मोबाइल से ही थी, लेकिन उस कॉल में फिरौती की मांग की गई थी। फोन करने वाले ने हेमंत के पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए दे दो, बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। हेमंत के पिता फिरौती मांगने वाले से कहते हैं कि वो पैसे दे देंगे और इतना कहकर फोन बंद कर देते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। हेमंत के पिता की बात सुनकर पुलिस परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि यह मामला किडनैपिंग का है। पुलिस तुरंत उस नंबर को ट्रेस करती है तो उसे इंदौर की लोकेशन मिलती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम इंदौर रवाना हो जाती है। इधर पुलिस हेमंत के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। 3 दोस्त तो पुलिस को मिल जाते हैं, लेकिन एक दोस्त नहीं मिल रहा था। उसका नाम था ऋतिक नामदेव। चूंकि ऋतिक गायब था, इसलिए अब वो पुलिस के शक के दायरे में आ जाता है। पुलिस को महसूस होता है कि हो ना हो ये कारस्तानी ऋतिक की ही हो सकती है। अब पुलिस ऋतिक के घर वालों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पिता बताते हैं कि ऋतिक अपने दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर घर से निकला था और उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस ऋतिक नामदेव की जांच में जुट जाती है। 27 मई 2017 को सुबह 7:30 बजे एक मिंटू नाम का आदमी रेलवे ट्रैक से ईंटों की मजदूरी लेने के लिए पैदल पटेल नगर जा रहा था। जैसे ही वह पटेल नगर रेलवे ट्रैक की पुलिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिया के नीचे भीड़ लगी हुई है। उसने पुलिया के नीचे जाकर देखा तो किसी अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव पड़ा हुआ था। तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी। शव को देखकर समझ आ रहा था कि मृतक के चेहरे पर कपड़ा बांधकर पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है और साथ ही साथ उसकी पहचान छिपाने के लिए उसे जलाने की भी कोशिश की गई है। जांच के दौरान शव के पास आधार कार्ड मिला और इसकी मदद से शव की पहचान की गई। वो लाश थी ऋतिक की। ऋतिक की लाश मिलते ही पुलिस भी चौंक जाती है और गुना के चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस इसलिए चौंक जाती है कि जिस पर वो शक कर रहे थे उसकी ही लाश मिल गई थी। उधर हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस कारण पुलिस एक बार फिर हेमंत के दोस्तों से पूछताछ करती है। पुलिस को बाकी बचे 3 दोस्तों पर शक होने लगता है। हालांकि हेमंत के तीनों दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पुलिस को ऋतिक की लाश वाली जगह के पास ही एक फोन मिला था और वो फोन था हेमंत का। अब यहाँ पुलिस बुरी तरह से उलझ जाती है। अब पुलिस के रडार पर हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा आ जाते हैं।
पुलिस दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ के बाद पुलिस के शक की सुई लोकेश लोढ़ा के ऊपर घूम गई। अब पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ती है तो उनके सामने एक और नई चीज आती है जो पुलिस को बुरी तरह से उलझा कर रख देती है, क्योंकि उस रोज पुलिस को लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है। ये लाश भी उसी तरह जली हुई हालत में जंगल में ही मिलती है जैसे ऋतिक का शव मिला था, और उसका भी गला रेता हुआ था। शुरुआत में पुलिस लोकेश पर शक कर रही थी, लेकिन लोकेश की जली हुई लाश मिलने के बाद उनकी थ्योरी ही बदल जाती है। यह भी पता चला कि लोकेश लोढ़ा भूखे होने पर मां से रोटी बनाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंचा। अब पुलिस को एक चीज मिल जाती है, कत्ल का तरीका और लाश को जलाकर फेंकने का तरीका दोनों का एक जैसा होना। इन हत्याओं की समानता को देख पुलिस समझ गई थी कि इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। लेकिन पुलिस इस बात से ज्यादा परेशान होती है कि जिस पर भी उन्हें शक होता है उनकी ही लाश मिल जाती है। पुलिस माजरा समझ नहीं पाती, क्योंकि 2 दिन में 2 दोस्तों की लाश मिली और तीसरा हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर लगातार 2 दिन में 2 लाश मिलने की घटना से गुना के लोग हैरान और परेशान हो गए थे। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे और हेमंत के घर वाले भी पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस भी हैरान थी कि उनकी नाक के नीचे एक के बाद एक खून होते चले गए और उनको भनक भी नहीं लगी। अब पुलिस के लिए केस सुलझाना उनकी नाक का सवाल बन गया, इसलिए पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने में अपना जी जान लगा दिया। अब पुलिस के शक के दायरे में आते हैं 2 और दोस्त। अब पुलिस हनी दुबे के साथ उस 5वें दोस्त यानी संस्कार श्रीवास्तव से पूछताछ करती है। संस्कार इन 5 दोस्तों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा होशियार था। संस्कार जो भी कुछ पुलिस को बताता है, पुलिस की जांच में वो सब सही निकलती है और इसीलिए पुलिस उस पर शक नहीं कर पाती। अब शक की सुई आकर टिक जाती है हनी दुबे पर। परेशानी की बात यह थी कि हनी 5 में सबसे छोटा था और नाबालिग भी था। अब पुलिस हनी दुबे से पूछताछ करती है तो फिर वही कहानी दोहरा देता है जो उसने पहले दिन पुलिस को बताई थी। उलझन में फंसी पुलिस अचानक हनी दुबे की मां पूनम दुबे से पूछताछ करने लगती है। इसके बाद पुलिस हनी दुबे की मां का अतीत खंगालना शुरू करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि हनी दुबे की मां का बड़े और रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना है, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों से भी उनका जान पहचान है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि उसके घर पर अक्सर युवकों की टोली बैठकर शराब और सिगरेट पीते रहते थे। पूनम दुबे कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के दौरान भी चर्चाओं में आ चुकी है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि हेमंत का हनी दुबे के घर भी आना जाना था। इतना पता चलने पर पुलिस अब पूछताछ के दायरे में हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे को ले आती है। दोनों पुलिस के सभी सवालों के जवाब देते रहे और हेमंत की गुमशुदगी को लेकर नकारते रहे, लेकिन तब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पुलिस के बदले पर देखकर दोनों काफी डर गए और एक ही झटके में सब कुछ साफ हो गया। तब पुलिस के सामने आई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर खुद पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस एक बार फिर गुना के जंगलों का रुख करती है और तलाश शुरू करती है, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो लाश भी जली हुई थी और गले पर कटे का निशान भी वैसा ही था जैसे बाकी 2 लाशों पर मिला था। यह तीसरी लाश थी हेमंत की। अब पुलिस के सामने 3 दोस्तों की लाशें थी और इत्तेफाक से तीनों ही दोस्त नाबालिग थे। तब पुलिस हनी दुबे और पूनम दुबे से पूछताछ करती है। वो कहानी ऐसी थी जिसके कुछ पन्नों की जानकारी सिर्फ पूनम दुबे को ही थी। पुलिस के सामने जो किस्सा आया वो बेहद सनसनीखेज था, जिसने उनको बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। असल में पूनम दुबे अपनी पति से अलग होकर अपने बेटे हनी दुबे के साथ रहती थी, लेकिन पूनम दुबे को पैसों की भूख थी और वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जीना चाहती थी। वो जिस मोहल्ले में रहती थी वहीं हेमंत भी रहता था। उसके पिता सिंचाई विभाग में अफसर थे। उनका रहन सहन काफी अच्छा था और वो आर्थिक रूप से संपन्न थे। इस कारण उनकी दौलत पर पूनम दुबे की नजर थी। तब पूनम ने हेमंत के घर वालों से दोस्ती करने का इरादा किया और अपने बेटे को हेमंत से दोस्ती करने को कहा। हनी ने मोहल्ले के नाते हेमंत से दोस्ती शुरू कर दी और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। इसके बाद हेमंत ने अपने दूसरे दोस्तों के साथ हनी की दोस्ती करवा दी और धीरे धीरे सभी अच्छे दोस्त बन गए और इनकी एक मंडली तैयार हो गई। दोस्तों के बीच जब घर आना जाना शुरू हुआ तो पूनम दुबे ने हेमंत के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर दिए। इससे हेमंत का हनी दुबे का घर जाने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया। हेमंत का वक्त बेवक्त घर आना अब हनी दुबे को अखरने लगा। तब हनी को अपने दोस्त पर शक हुआ कि हेमंत और उसकी मां के बीच कोई रिश्ता कायम हो गया है। हेमंत पूनम से बहुत घुल मिल गया था, जिसको देखकर हनी को हेमंत से जलन होने लगी और धीरे धीरे हेमंत से नफरत करने लगा था। इसी बीच पूनम हेमंत को उकसाकर घर से पैसे और जेवर की चोरी करवाने लगी।
हेमंत भी बिना कुछ सोचे समझे पूनम दुबे के लिए अपने घर से अपनी माँ के ही जेवर चोरी करने लगा। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। इसी बीच 18 मई को हनी दुबे को पता चला कि हेमंत अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने जाने वाला है। हनी ने हेमंत से कहा कि वो भी बाइक लेने उसके साथ चलेगा। जब हनी और हेमंत पैसे लेकर बाइक लेने जा रहे थे तो रास्ते में हनी ने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया और बियर पार्टी करने लगे। इसी बीच अचानक उसी पार्टी के दौरान पैसों की लालच में उसने बियर की खाली बोतल से हेमंत के सिर पर 2 बार वार किया और फिर उसका गला रेत दिया। इसके बाद पेट्रोल डालकर हेमंत की लाश को जला दिया ताकि किसी को भी कोई सबूत न मिले। हनी की इस करतूत के उसके 2 दोस्त लोकेश और ऋतिक चश्मदीद थे। हेमंत का काम तमाम करने के बाद हनी अपने घर गया और उसने ये पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। तब पूनम ने हनी को इस गुनाह को और संगीन करने का रास्ता दिखाया और लाश को ढंग से जलाने और ठिकाने लगाने का तरीका बताया, जिससे किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ना चले। इसके बाद पूनम एक साजिश रचती है। वो बाकी दोनों दोस्तों को अपना मुंह बंद रखने की हिदायत देती है और हेमंत के पिता से फिरौती वसूल करने का प्लान बनाती है। पूनम दोनों दोस्तों को फिरौती की रकम में बराबर का हिस्सा देने का भी लालच देती है। इसके बाद पूनम ऋतिक को हेमंत का मोबाइल देती है और उसे इंदौर जाने को कहती है और वहीं से हेमंत के पिता को फोन करने को कहती है। फोन पर क्या कहना है और कैसे कहना है ये भी पूनम ही ऋतिक को बताती है। ऋतिक को गुना से 200 किलोमीटर दूर इंदौर भेजने का कारण यह था ताकि पुलिस का पूरा फोकस इंदौर की ओर घूम जाए। पूनम पूरी साजिश को टीवी पर आने वाले क्राइम सीरियल को देखकर ही उसी आइडिया से तैयार करती है। ऋतिक वैसे ही करता है जैसा पूनम उसे करने को कहती है। हेमंत के पिता को फोन करने के बाद ऋतिक वापस लौट आता है। इसी बीच ऋतिक और दूसरे दोस्त लोकेश की किसी चीज को लेकर बहस हो जाती है। फिर लोकेश गुस्से में कहता है कि उसे फिरौती की रकम में से उसका हिस्सा अभी चाहिए क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही वो ये भी धमकी देता है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो पुलिस के पास जाके सब कुछ बता देगा। ये सुनकर वो डर जाते हैं और कहते हैं कि वो पैसे दे देंगे। इसके बाद हनी और ऋतिक मिल जाते हैं और वो लोकेश को पार्टी करने के बहाने जंगल में ले जाते हैं। वहां उसे खूब शराब पिलाते हैं और फिर लोकेश की भी हत्या कर देते हैं और उसके लाश को जला देते हैं, वैसे ही जैसे हेमंत को मारा और जलाया था। लोकेश का काम तमाम करने के बाद हनी दुबे, माँ पूनम दुबे और ऋतिक घर लौट रहे होते हैं। इसी बीच माँ का इशारा पाते ही मौका देखकर हनी अपने दोस्त और इकलौते चश्मदीद ऋतिक को भी मार डालता है और जला देता है। इस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए वो लोग 2 और कत्ल कर देते हैं और वापस गुना लौट आते हैं। लेकिन पुलिस के शक के दायरे में होने की वजह से हनी पुलिस के सवालों से बच नहीं पाता। लेकिन जब पुलिस हनी के साथ साथ पूनम की कुंडली खंगालती है और सख्ती से दोनों से पूछताछ करती है तो सारी कहानी सामने आ जाती है। यानी जिस पर शक हुआ उसका कत्ल होता गया और पुलिस एक के बाद एक 3 लाश के चक्कर में उलझ कर रह जाती है। पुलिस अब हनी दुबे को मुख्य आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लेती है और पूनम दुबे को साथी आरोपी बना लेती है। पुलिस यह भी बताती है कि जब पूनम दुबे को पूछताछ के लिए लाया गया था तो उसके बचाव के लिए कई बड़े बड़े लोगों का फोन आया था। इसके बाद 5 साल तक एक मुकदमा चलता है। 5 साल मुकदमा चलने के बाद अदालत हनी दुबे को नाबालिग होने के बावजूद उम्र कैद की सजा सुनाती है। हालांकि जुर्म के वक्त हनी दुबे नाबालिग था, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि जुर्म के वक्त जो कुछ उसने किया अदालत उसकी सिर्फ उम्र नहीं देखेगी, बल्कि उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया इस पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। एक के बाद एक जिस तरह से हनी दुबे ने 3 कत्ल किए, ये गुनाह किसी भी लिहाज से बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसी कारण उसे उम्र कैद की सजा दी जाए और इसी के साथ ही अदालत ने माँ बेटे को उम्र कैद की सजा सुना दी। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।